स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर। ये पेपर 10 क्वेश्चन सीरीज में चला हुआ है। आज करेंगे 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन। और इससे पहले जो वीडियो आई है वो है HTET PGT कॉमर्स के 6 ईयर के पेपर की। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उसे प्लीज़ देखें और वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है सिडबी वो सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ IDBI2। देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से कि IDBI की सब्सिडरी कौन है, सिडबी। ठीक है, IDBI के नाम के आगे एस और लगा दो तो ये बन गया सिडबी। फुल फॉर्म क्या होती है, देखो सबसे पहले आंसर देखेंगे। सिडबी वो सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ IDBI2। IDBI की सहायक के रूप में सिडबी को क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि इसने क्या करना था, टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI। जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके वो जो स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस करता था, ये वाला काम किसने ले लिया, सिडबी ने ले लिया। और सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशिंग ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एस्टेब्लिशिंग ईयर है सिडबी का 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा IDBI के बारे में। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जुलाई 1964। 1 जुलाई 1964 को सिडबी की IDBI की स्थापना हुई और सिडबी की हुई है 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर IDBI का है मुंबई में और सिडबी का है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IDBI की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसके चेयरमैन है MR कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच मेकिंग करना है। सेक्शन गिवन है और यहाँ पे आइटम्स गिवन है, उससे मैच मेकिंग करना है। तो ये तो समझाने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। सेक्शन 6(1) किसके लिए, रेजिडेंट के लिए। सेक्शन 10AA लीव सैलरी के लिए। सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम के लिए। ये अगर किसी को इतना सही पता होता ना कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए सेक्शन 10(1) है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेपरेटली भी पूछा जाता है अलग से। यहाँ तो मैच मेकिंग है, सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम के लिए ही पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 10A जो किसके लिए है। क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन में ना सी में फर्स्ट जो है वो बस 4th ऑप्शन में ही है। सेक्शन 10(5) ये किसके लिए है, ये है लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए। ठीक है, सारा करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जितना किया जाए वो अच्छे से किया जाए। तो जितना करें वो अच्छे से करें, बार बार रिपीट करते रहें। सेक्शन 6(1) किसके लिए है, रेजिडेंट के लिए है। सेक्शन 10AA लीव सैलरी के लिए। सेक्शन 10A एग्रीकल्चर इनकम के लिए और सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मोटिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन आया है कि मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। ये कौन से मॉडल में या मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी में इस लाइन को जस्टिफाई किया गया है कि मोटिवेशन फोर्स जो होते हैं, यानी कि मोटिवेट करने के लिए जो फोर्स डाला गया है और लेवल ऑफ एफर्ट है, प्रयासों का जो स्तर है वो इक्वल नहीं होता सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के, संतुष्टि के और निष्पादन के इक्वल वो नहीं होता है पोर्टर लोयर मॉडल में। और ये लाइन ही ध्यान रखनी है क्योंकि इस लाइन से ही इस मॉडल का जो है वो पहचान की जा सकती है। पोर्टर लोलर मॉडल में पढ़ते हैं थोड़ा सा हर एक मॉडल के बारे में। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है अलग ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में एक्स एंड वाई थ्योरी और फोर्थ ऑप्शन में एडम इक्विटी थ्योरी। पोर्टर लोलर मॉडल इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये एक बड़ा ही विस्तृत रूप है मोटिवेशन का, कंबाइनिंग द वेरियस एस्पेक्ट, जो विभिन्न पहलुओं को जोड़ता है। ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कौन से मॉडल का सुधरा हुआ रूप है, तो ये व्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल जो है उसका ये सुधरा हुआ रूप है। इसमें 2 एडिशनल वेरिएबल्स आ जाते हैं इस मॉडल में। उस मॉडल के जो थे वो तो हैं ही हैं, साथ में 2 एडिशनल वेरिएबल और आ जाते हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एफर्ट, वैल्यू ऑफ रिवार्ड, परसीव्ड एफर्ट, परफॉर्मेंस,
रिवार्ड एंड सेटिस्फैक्शन। ये 6 एलिमेंट जो है वो है इस मॉडल के। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सा एलिमेंट नहीं है या फिर बताइए कौन सा एलिमेंट है। तो जो 6 के 6 एलिमेंट है वो अच्छे से याद होने चाहिए। एफर्ट, वैल्यू ऑफ रिवार्ड, परसीव्ड एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड एंड सेटिस्फैक्शन। दो तो रिवार्ड से ही जो है वो पहचाने जा सकते हैं, वैल्यू ऑफ रिवार्ड एंड रिवार्ड। एफर्ट के भी दो हैं, एफर्ट एंड परसीव्ड एफर्ट। बच गया क्या? परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, जो कि याद रखना ही रखना है इस मॉडल के लिए। अब मोटिवेशन, फोर्स या लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस, ये तो इस क्वेश्चन में ही गिवन था। और ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एटीट्यूड्स एंड जॉब परफॉर्मेंस। इसके रिलेशनशिप को ये एक्सप्लेन करता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो जॉब एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो ये था हमारा पोर्टर लोलर मॉडल। सेकेंड है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट एन एम्प्लॉइज बिलीव्स अबाउट, एक एम्प्लॉय का जो विश्वास है किसके बारे में? उम्मीदों के बारे में। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वेलेंस, इंटरेक्ट साइकोलॉजिकली, यानी कि ये सभी जो है उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको क्या करते हैं? मोटिवेशनल फोर्स का काम करते हैं। टू क्रिएट ए मोटिवेशनल फोर्स सच दैट द एम्प्लॉय एक्ट इन वे, और फिर एम्प्लॉय किस तरह से काम करता है? दैट ब्रिंग प्लेजर, यानी कि जो उसे खुशी दे, एंड अवॉइड पेन, जो उसके दुखों को दूर करे। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी? विक्टर व्रूम ने दी। नेक्स्ट है एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी के जन्मदाता कौन है? डगलस मैकग्रेगर। 1960 में इन्होंने ये वाली थ्योरी प्रोपाउंड करी थी। एक्स एंड वाई थ्योरी सजेस्टिंग टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, यानी कि जो मानवीय व्यवहार है, काम जिस जगह पे वो काम करता है वहाँ पे मानवीय व्यवहार की दो एस्पेक्ट इन्होंने बताए थे, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स जो है वो ऑथोरिटेरियन है, यानी कि सत्तावादी है, यानी कि तानाशाही तरीके से यहाँ पे काम लिया जाता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर है, पार्टिसिपेटिव है, सहभागिता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी पूरा पार्टिसिपेट का मौका दिया जाता है हर चीज़ में। और जो लास्ट है हमारी स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। स्टेसी एडम प्रोपाउंडर हैं इसके। दिस थ्योरी कंसिडर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड फेयरनेस, और ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है? इक्वलिटी एंड फेयरनेस, ठीक है। और इक्वलिटी किस में? इनपुट और आउटपुट में, यानी कि एक एम्प्लॉय के द्वारा जो इनपुट डाला जाता है आउटपुट भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल इक्विटी के ऊपर ये ध्यान देती है। इनपुट में क्या आ जाएगा? उसका हार्ड वर्क, उसकी लॉयल्टी, उसका कमिटमेंट, उसका ट्रस्ट, और आउटपुट में उसे सैलरी मिलती है, बेनिफिट मिलता है, रिकॉग्निशन, उसे पहचान मिलती है, और उसे अचीवमेंट, उसे एक उपलब्धि भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम्स ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि अगर 2 डाई इकट्ठी फेंके जाए तो 8 आने के कितने चांसेस है। देखिए 2 डाई जब इकट्ठे फेंके जाएंगे तो यहाँ पे 5 हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, एक में 2 और एक में 6 आ जाए, ठीक है। हमें टोटल 8 करना है, एक में 3 एक में 5 आ जाए, दोनों में 4 आ जाए, एक में 5 और एक में 3 आ जाए, या पहले में 6 और दूसरे में 2 आ जाए। तो ये इस तरह से हमारे 5 फेवरेबल आउटकम है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, यहाँ मैच मेकिंग में पूछा गया है, बिना मैच मेकिंग के भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि नेट इनकम अप्रोच जो है वो किससे रिलेट करती है। नेट इनकम अप्रोच किसकी है? कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की है नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच किसने दी है? ये डुरांड ने दी है। गॉर्डन मॉडल डिविडेंड थ्योरी का है गॉर्डन मॉडल, और इसके प्रोपाउंडर कौन है? मेरन गॉर्डन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल बजटिंग की थ्योरी है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अलग से जो क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो किस तरह से आते हैं कि भी कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सी ऐसी एस्पेक्ट है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो जो है वो इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के, ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। या फिर ऐसी कौन सी है थ्योरी जिसमें कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू वो 0 होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 क्यों हुई? क्योंकि सारे इनफ्लो जो है आउटफ्लो के इक्वल हो गए, तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ये भी क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट थी इसकी। और नेक्स्ट है रीऑर्डर लेवल, जो कि सभी को पता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इसका कनेक्शन है।
रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट से इसको लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन जो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को मैच किया जाएगा थर्ड से, नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से, गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड थ्योरी से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैपिटल बस्टिंग से और रीऑर्डर लेवल को इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि असेट लायबिलिटी जो होती है उसमें चेंजेस को कौन सी स्टेटमेंट, जो उस स्टेटमेंट में किस चीज़ को नहीं दिखाया जाता। डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर यानी कि सिर्फ घोषित किया गया है, डिविडेंड ना पे किया गया है, ना इस तरह की कोई कंडीशन है कि भाई इसने नहीं दिया उसने नहीं दिया, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, तो इसको नहीं दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन में। बाकी सभी चीज़ों को दिखाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन में, कि शेयर कैपिटल इशू टू एक्वायर प्रोडक्टिव फैसिलिटी, कैश डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट येट पेड, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। किसको नहीं दिखाएंगे, जो भी डिक्लेयर हुआ है, बस डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक साइड में दे रखे हैं ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और दूसरे साइड में क्या दे रखे हैं, हेडक्वार्टर्स। वहाँ से हमें मैच मेकिंग करना है। WTO को किससे मैच करेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड से, जिनेवा से। IMF को करेंगे हम वाशिंगटन से, और FAO को करेंगे रोम से, और EU को करेंगे ब्रुसेल से। देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1 जनवरी 1995 को। IMF को करेंगे वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट से मैच, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1944 को। अब हेडक्वार्टर आए हैं अगले क्वेश्चन में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जा सकते हैं। FAO की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को EU यूरोपियन यूनियन की जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, WTO की कब हुई है, 1 जनवरी 1995 को। IMF की है 1944 को। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 16 अक्टूबर 1945 को, और EU यूरोपियन यूनियन की 1 नवंबर 1993 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। देखिए ये वाला क्वेश्चन जिसने कर लिया होगा वो ऊपर वाला भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि जो नेट इनकम अप्रोच है, ऊपर वाला नहीं सॉरी ये पीछे वाला जो हमने करा कि नेट इनकम अप्रोच को किससे मैच करना था, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। कह रहे हैं नेट इनकम अप्रोच के अनुसार कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है कि कैसा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इज रेलिवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। फर्म के वैल्यूएशन के लिए बहुत ही संगत होता है। एंड ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए दोनों ही करेक्ट है, और आर बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है ए का। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए फर्म। ठीक है, ये था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगम इज ऑल्सो नोन एज, सुगम को किस रूप से जाना जाता है, ITR4। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, सुगम ITR4S। ठीक है, दो तरह के मिलेंगे आपको, आप सर्च करोगे तो ITR4S एंड सिंपल ITR4। ITR4S किसके लिए होता है, फॉर्म इज द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर दोज टैक्स पेयर, उन करदाताओं के लिए होता है हु हैव ऑप्टेड यानी कि जो चुनते हैं, जो चुना जाता है, ITR4S चुना जाता है फॉर द प्रिसम्प्टिव इनकम स्कीम, अनुमानित आय योजना के लिए एज पर सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इफ़ द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस मैंशनड अबव एक्सीड 2 करोड़, और अगर 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो जाती है तो फिर टैक्स पेयर क्या फाइल करता है, ITR4। ठीक है, यही था, सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, पैमाने का घटता प्रतिफल, इसको क्या जाना जाता है, ये किस चीज़ का सार होता है, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन का। नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन क्यों कहते हैं इसको,
मार्जिनल क्या होता है, एक इकाई का कम या ज़्यादा उपयोग करने से हमारे टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस आता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में ये नेगेटिव भी होता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे ही साधनों के संयोग में किसी एक साधन के अनुपात को कम या ज़्यादा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बढ़ाया जाता है अगर, तो आफ्टर ए पॉइंट, तो एक सीमा के बाद क्या हो जाएगा, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर विल डिमिनिश। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन का सार होता है ये। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।